अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है उस पर बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि अपोजिशन लीडर सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बनने के बाद मरीम साहिबा ने अपना लहजा तल्ख कर लिया था, उनके बयानात खासे सख्त आते रहे। उसके बाद उनकी तबीयत नासाज होने की खबरें आई और अब उनकी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो फिल वक्त रुक गई हैं। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी यही खबर है कि उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव है लेकिन उनकी तबीयत नासाज है। उन्होंने भी अपनी तमाम तर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो इस वक्त मुलतवी की हुई हैं। दूसरी जानिब जो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी मरीम साहिबा ने, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जवाब सामने आया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि मरीम साहिबा को चाहिए कि सोच समझ कर अपने अल्फाज का चुनाव करें और ख़ास तौर पर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके हवाले से कोई सख्त बात ना करें। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सिलेक्टेड करार दे दिया था और उनके यकीनन जो अचानक से खबर आई और नोटिफिकेशन हुआ कि वो अपोजिशन लीडर बन गए, क्योंकि इस दौड़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी, तो उसके बाद से ये सारा मामला हुआ है। इस वक्त एक और नई चीज़ है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्लान कर रही है। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी अपने आप को पीडीएम से अलहदा नहीं समझ रही, जबकि नून लीग का ये मानना है, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से इस पर अभी कोई बयान आया नहीं, और नून लीग का ये मानना है कि पीपल्स पार्टी शायद अलहदा हो गई है जब वो अपने मुआहदे से फिर गए हैं और उन्होंने अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बुला लिया। लेकिन पीपल्स पार्टी का मानना है कि वो अब भी पीडीएम का हिस्सा है और वो पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर वो चाह रहे हैं कि तमाम तर बातों पर डिस्कशन हो और जो गलतफहमियाँ एक दूसरे के दरमियान वो दूर हों। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, एक और प्लान है जिस पर पीपल्स पार्टी काम कर रही है और वो पंजाब को लेकर है। अब ये कह लीजिए कि दरमियान में एक लड़ाई डालने की कोशिश है या ये कोई हिकमत अमली है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी ज़ोर देती आई थी पंजाब के हवाले से, लेकिन मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब का इरादा नहीं था कि पंजाब में कुछ भी तरीके अदम एतमाद आए या इन हाउस कोई तब्दीली आए। उनका ये मानना था, ज़राए से जो खबरें थी हमारे पास, कि जिस तरह से उस्मान बुज़दार साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे यही उनकी फेवर में है और मज़ीद ये इसी तरह चलते रहें तो पंजाब के अवाम खुद तंग होंगे और पीटीआई अपना वोट बैंक भी आने वाले इलेक्शन में लूज़ करेगी और उस्मान बुज़दार साहब भी यकीनन नहीं रहेंगे। लेकिन अब वो हमज़ा शहबाज साहब को आगे लाने की बात कर रहे हैं। हमज़ा शहबाज साहब जो कि तहवील में थे, अब वो रिहा हो चुके हैं, उनको पीडीएम में भी बाज़ाब्ता शामिल करने की बात है और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि वो हमज़ा साहब को अप्रोच करेंगे क्योंकि ये हक उनका बनता है कि वो पंजाब की वज़ारत आला पे आएँ। उनके पास ये भी पीपल्स पार्टी का दावा है कि 20 से 30 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी टूटने के लिए तैयार है। तो अब तमाम तर फोकस उनका पंजाब की जानिब होगा। कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ये मानना है कि ईद तक ये तोहफ़ा ये पंजाब के अवाम को दे देंगे कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील कर दिया जाएगा। ये जो सारी की सारी सियासत इस वक्त हो रही है और अपोजिशन की सियासत, और फिर उसके साथ साथ इस वक्त जो एक बड़ा रिलीफ गो के सियासी सतह पर मिला था हुकूमत को कि पीडीएम में लड़ाई हो गई, इनके मामलात उस तरह नहीं बने। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि तीसरी वेव जो है कोविड की, अब वो एक बड़ा चैलेंज इस वक्त सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत के लिए बनती जा रही है। बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और दोबारा से किस हद तक लॉकडाउन होता है, मामलात होते हैं, तो एक बड़ा चैलेंज वो हो जाएगा क्योंकि अब वो सकत नहीं रह गई अवाम की जो उन्होंने पिछले 2 वेव्स में बर्दाश्त किया है कि अब मज़ीद वो बेरोज़गारी या काम की बंदिश को बर्दाश्त कर सके। मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करिए, स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं कमर चीमा साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं जनरल साहब आपसे करूँगा। सर, कैसे देखते हैं इस वक्त जो पीपल्स पार्टी ने किया, जो चीज़ें ओवर द वीकेंड भी हम देखते आए, सख्त बयानात, सख्त लहजा, फिर पीपल्स पार्टी का ये कहना कि ऐसा लहजा नहीं इस्तेमाल करें, ये अब कुछ बचा है इसमें या ये आप समझते हैं कि तमाम तर काम ख़त्म हो गया पीडीएम का, ये यहीं तक था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीडीएम में पीपल्स पार्टी रहे ना रहे, एक चीज़ वादे है कि उनकी अपनी एक प्लान, एक अपना रोड मैप मौजूद है और वो इसको फॉलो कर रहे हैं और ये बाकी पार्टियों को समझ लग जानी चाहिए थी। पहले तो वो इनको आर्गूमेंट से राजी करके, इनको ऑन बोर्ड रख के तो सारा कुछ करके गए हैं, लेकिन जब उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में अपना इलेक्ट करवाया है तो फिर वो उन्होंने ऑलमोस्ट इनको एक तरफ साइड ट्रैक करके तो अपना काम किया है। यहाँ जो सबसे तकलीफदेह चीज पीएमएलएन के लिए है वो ये है कि एक फीलिंग है कि उन्हें बेवकूफ बना के इस्तेमाल किया गया, और जो मरियम का रिएक्शन है वो उसी दुख और दर्द का इजहार करता है कि वो इस काम की वजह से, इस चीज की वजह से जली हुई। ये बड़ी बुरी फीलिंग होती है अगर आपको ये पता हो कि हम सारे इकट्ठे काम चला रहे हैं, कर रहे हैं, और उनमें से कोई आदमी आपके कॉन्फिडेंस को साथ रख के तो उस आपको यूज कर ले अपने मुफाद के लिए,
वो दैट गिव्स अ वेरी बैड फीलिंग। और ये मेरा ख्याल है कि मरियम को एक फीलिंग मौजूद है कि उसको बहुत बुरी तरह इस्तेमाल किया उनकी पार्टी। अब इसका हल कोई नहीं। और ये भी मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये भी हतमी तौर पे नहीं है कि इतने तुंदो तेज जुमले जो है उनका अगर एक्सचेंज हो जाए तो ये अलहदा हो सकेंगे। बात ये है कि एक दूसरे के साथ मिलके तो इनकी फिर भी कुछ स्ट्रेंथ है, गवर्नमेंट में रहता है प्रेशर, और अगर ये मिलके नहीं रहते तो लाजमी बात है कि हर किसी के पास अपनी अपनी फिर ऑप्शंस हैं। और फिर ये ऑपोजिशन का जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म था पीडीएम का, वो तो उसका वो इम्पैक्ट खत्म हो गया। तो आपको याद होगा पहले भी एक दूसरे को गद्दार, मोदी का यार और पता नहीं क्या क्या कहते रहे, लेकिन जब मफाद इकट्ठा हुआ तो हो गया ना इकट्ठे। तो अब भी इकट्ठे हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा अपना अंदाजा है कि मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद को टूटने नहीं देंगे। वो इनको फिर बिठा के किसी न किसी बात पे राजी करके, तो आप यूं देख लीजिए कि अगर आपका 100 में से 1-2 ऐसे नस्बुलैन हो जिन पे आपका इत्तफाक राय हो, तो चले आप उन 2-4 चीजों के लिए इकट्ठे हो जाए। अब इसमें अगर मिसाल के तौर पे इमरान खान को हटाना ही उनका एक मकसद है, तो वो तो सबका है, इनमें से सारी पार्टियों के हिस्सों वो उस पर इकट्ठे हो सकते हैं। बाकी चीजें चले छोड़ो, इंडिविजुअल पार्टी के एक्शन जो है भी, इंडिविजुअल पार्टी के अपने जो गेन्स हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन वो तरीकाकार जो उस पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर एक है तो इकट्ठे हो सकते हैं। तो इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि ये होने की भी गुंजाइश बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल, राइटली सेट पॉइंट आ गया। चीमा साहब, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह इकट्ठे होना मौलाना साहब बिठाना भी चाहें जब पीपल्स पार्टी कन्विंस्ड है कि हमने इस्तीफ़ों की सियासत करनी नहीं है, और इनका पूरा जोर इसी बात पे है कि इस्तीफ़े दें तो खान साहब पे प्रेशर आएगा, देयर इज़ नो अदर वे आउट। देखिए, मेरा ख्याल है कि इन सारे जितने भी इस कोलिशन है, इसको समझने के लिए इनके मुस्तकबिल के गोल देखने पड़ेंगे। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान और पीएमएलएन में मरियम नवाज शरीफ साहबा, इनको जो फेवर चीज़ है ना वो है फ्रिक्शन। जितनी ज़्यादा एजिटेशन होगी, तू मैं पंजाबी में कहते हैं फाड़ लो होगी, सड़कों पे एहतजाज होगा, मीडिया होगा, शोर मचेगा, उतना इनको सूट करता है। उसकी एक डायनामिक्स अलग है। पीपल्स पार्टी जो है वो ये नहीं करना चाहती, वो अपने वर्कर को, सपोर्टर को थकाना नहीं चाहती, और वो समझते हैं एक सुबह तो हमारे पास पहले है, मरकज़ में भी हमारे पास है, हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आ गए हैं, मेन प्लेयर तो वो है ही हैं चीज़ों में। सो वो फ्रिक्शन की, एजिटेशन की और अपने वर्कर को थकाने की सियासत करने में यकीन ही नहीं रखते। मरियम साहबा इसलिए यकीन रखती हैं कि मरियम साहबा समझती हैं कि मैंने अपनी पार्टी के अंदर वो जो एक लीडरशिप है वो मेंटेन करनी है, तो उनको ये सारा कुछ करेंगी तो वो मिलेगा। अब जब ये बात होती है कि हमजा शहबाज को पावर में लाया जाए या उनको पीडीएम का हिस्सा बनाया जाए, तो प्रॉब्लम यह है कि मरियम साहबा नहीं चाहेंगी कि पंजाब में किसी किस्म की हलचल हो, ना तो वो चाहेंगे कि काफ लीग ऊपर आए। उनको पता है हमारा राइवल है, काफ लीग कुछ कर बेशक नहीं सकती, लेकिन उनके पास एक पोटेंशियल है कि वो राइवल एक वक्त में रहे हैं, आइंदा भी ऐसी पोटेंशियल रखते हैं। और 2023 के इलेक्शन में ये पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे पीटीआई के लोग टूट के काफ लीग में जाएंगे, और शायद नून लीग के भी थोड़े बहुत काफ लीग में आए। सो ये चीज़ है। मौलाना फजलुर रहमान भी एजिटेशन की तरफ जाएंगे, और वो चाहेंगे कि जो लॉन्ग मार्च है वो हो, सड़कों पे एहतजाज हो, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे पास जो है वो केपी में कुछ भी नहीं है। सो जितना ज़्यादा इमरान खान के खिलाफ उठेंगे, तो एजिटेशन, फ्रिक्शन इन दोनों को सूट करती है, पीपल्स पार्टी को ये सूट नहीं करती, लिहाजा वो एक्सपोज करेंगे पीएमएलएन को कि आप इन हाउस चेंज लेके आए, हमारे पास नंबर मौजूद है, हम चेंजेस कर सकते हैं। और ये डेमोक्रेटिक तरीका है, और जो नैरेटिव अवाम के सामने मुआशरे में टीवी में जाएगा तो उसमें पीपल्स पार्टी ही जो है ना वो सुरखरू होगी, और ये जो एजिटेशन और फ्रिक्शन वाले लोग हैं ये नहीं होंगी। और कुछ हल्के ये भी चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का हिस्सा रहे हर कीमत में, ताकि जो पीडीएम है इसको वो ड्रैग करती रहे और इससे कुछ बड़ा या गलत भी ना करने दे। राइटली सेट जी। मैं जनरल साहब आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये कह लीजिए कि गॉसिप्स करते रहे या ये बातें करते रहे कि कुछ है मरियम साहिबा और हमज़ा के दरमियान, कोई रिफ्ट है, गो के जो मनाजिर हम स्क्रीन पर देखते हैं वो बिल्कुल बहन भाइयों वाले मामलात हमें उनके नज़र आते हैं। इससे पहले बहुत कोशिश भी की गई, लेकिन नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब भी जुदा नहीं हुए। नवाज शरीफ साहब आज भी लीड कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब भी लब्बैक कहते हैं। अब ये जो मूव है पीपल्स पार्टी की हमज़ा साहब के हवाले से, ये आप समझते हैं कि कोई वाकई रिफ्ट एग्जिस्ट करती है और उसी को कैश इन करने की कोशिश की जाएगी, और जो बड़ी जनरेशन नहीं एक दूसरे से अलहदा हुई, यहाँ पर आकर शायद अपने अपने मामलात में कोई एक दूरियां दोनों में पैदा हो जाए और मामलात किसी और सिमत चले जाए? देखिए, रिफ्ट तो मौजूद है, इसमें शक नहीं,
लेकिन मरियम को मौका देने के लिए शहबाज शरीफ साहब जो कि सदर थे मुस्लिम लीग के, वो जेल चले गए अपनी मर्जी से, और मर्जी क्या बल्कि मियां साहब की हिदायत के मुताबिक, और वो वहां बैठे हैं। तो एक कंसेंसस फैमिली में मौजूद है, ये हमजा से जो चाहते हैं वो नहीं करवा सकते। फिर बात ये है कि एक तो मरियम अपने औरत होने का फायदा उठा रही है, दूसरा ये कि वो सारी तकरीर उसकी यही कन्फ्रंटेशन होती है, शोर शराबा कि हम ये कर देंगे, तुम चोर हो, फलाने हो। ये वो चीजें जो हैं ये शायद वो हमजा ना कर सके। तो ये तमाशा एक जो मरियम लगाती है वो गालिबन इस वक्त पार्टी को सूट करता है, जैसे चीमा साहब भी कह रहे थे, कोई कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी। और मियां साहब ने, मियां नवाज शरीफ ने गालिबन यही देखा है कि उनकी अपनी जो कन्फ्रंटेशन रखने की पॉलिसी है, कन्फ्रंटेशन बल्कि अदारों के खिलाफ, तो वो मरियम ज्यादा बेहतर तरीके से लेके आके चल रही। तो असल चीज ये है कि मियां नवाज शरीफ अगर पार्टी को ये कहते हैं कि मरियम लीड करेगी, तो फिर हमजा को वो नहीं घुसने देंगे उसको। तो मेरा अपना अंदाजा है कि हमजा वाला किस्सा जो है वो मिसफायर हो जाएगा और मरियम ही करेगी। फिर मरियम का एक्चुअली मरियम में पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, बड़ी जल्दी रिएक्ट करती है, जल्दी गलत जबान इस्तेमाल कर ली, जल्दी ठंडे होकर तो बड़ी अच्छी जबान इस्तेमाल कर ली कि बिलावल मेरा छोटा भाई है, जरदारी मेरा ये है वो है, और जैसे ही जरा कुछ हुआ तो उसको सिलेक्टेड कह दिया, कुछ और कर दिया। तो ये हो सकता है कि मियां साहब उसको थोड़ा कोचिंग करें, समझाएं उसको जी कि ऐसे रिएक्ट ना करो। तो मेरा ख्याल है कि मियां साहब का फोकस सारा चूंकि मरियम पे है, वो अपनी वारिस उसको समझते हैं, और ये बड़ा उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बड़ा शद्दोमत से इस चीज को परसू किया है, या गालिबन उनकी मेरा ख्याल है कि एक देरीना ख्वाहिश है जिसको वो पाया तकमील पे पहुंचाना चाहते हैं कि अपनी बेटी को मुल्क का वजीर आज़म देखें, तो वो उसको सियासत में पीछे जाने नहीं देंगे। हो सकता है कि इसको हमजा पसंद वगैरह करके तो दूर कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि फैमिली में मियां नवाज शरीफ या मरियम के अलावा किसी में सख्त है कि वो इनको फेस कर सके, इसको ये चाहे रहेंगे इसी तरह। तो मेरा अपना अंदाजा है कि ये हमजा वाला किस्सा जो है ये मिसफायर हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। हमजा वाला किस्सा मिसफायर हो जाएगा, लेकिन एक जो रिफ्ट की बातें लोग करते हैं, अब वो खुदा जाने किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि पहले अगर नवाज शरीफ साहब ने ही मरकज़ में रहना है और फिर आगे उनकी साहबजादी ने रहना है, और छोटे भाई और उनके साहबजादे ने क्या हमेशा पंजाब तक ही रहना है, ये सोच कहीं ना कहीं ज़रूर शायद आती होगी, और यही वक्त बताएगा कि किस तरह मामला जाते हैं। ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। चीमा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो पंजाब वाली बात है, और अभी चौधरी मंजूर साहब ने तफसील से बात की, पीपल्स पार्टी के लोग ये बात कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि पंजाब में अगर हम उस इन हाउस तब्दीली ले आते हैं, चाहे वो काफली की शक्ल में आए, चाहे हमजा साहब आ जाएँ, तो इससे होगा ये कि फिर गिरफ्त मजबूत नहीं रहेगी खान साहब की। अगर पंजाब उनके हाथ से जाता है, फिर ऑटोमेटिकली उनकी सेंटर की गवर्नमेंट भी जाएगी, गो के केपी भी उनके पास है। ये थ्योरी में कितनी लॉजिक आप समझते हैं, और ये कितना डूएबल है प्रैक्टिकली? ये थ्योरी पीपल्स पार्टी को तो सूट करती है, पीएमएलएन को नहीं सूट करती। पीपल्स पार्टी को इसलिए सूट करती है कि उनके पंजाब में लॉन्ग टर्म स्टेक्स नहीं है, और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों ने शायद ये इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है कि हमने एक दूसरे के सूबों में जाके तो पॉलिटिक्स नहीं करनी। ना वो सिंध में जाके कोई अपना पीएमएलएन का वोट बनाते हैं, और ना वो पंजाब में आके कोई इतनी लंबी चौड़ी पॉलिटिक्स करते हैं जिसका पीपल्स पार्टी को एक है भी। और जो चौधरी मंजूर साहब बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी बात कर रही है, लेकिन क्या कभी कोई लॉन्ग टर्म गोल्स में नहीं होगा जब बिलावल साहब अब पंजाब भी आकर बैठते हैं, यहाँ पर चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वोट बैंक तो मौजूद था, वो तो टूट के आगे पीछे गया, उसको दोबारा इंटैक्ट करना क्या प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं हो? उनका है, लेकिन जो मुझे पीपल्स पार्टी का प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा सा कहीं से पता चला वो ये है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि जितने बड़े अर्बन सेंटर्स हैं पंजाब में, जिस तरह कराची है, गुजरांवाला है, लाहौर है, मुल्तान है, इसी तरह कराची में भी और हैदराबाद में भी और इधर भी पंजाब में भी जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर उनको अगर एक एक दो सीट अगले सेटअप में मिल जाए तो शायद वो अपना कम बैक कर सकते हैं और अपने वोटर को भी कह सकते हैं। दूसरा, अगर
पंजाब में कोई तब्दीली आ सकती है तो पंजाब में तब्दीली आने का मकसद यह है कि वो जो उनका डोरमेंट साइलेंट वोटर था ना पंजाब के अंदर, उनको ये बता सकते हैं कि देखें हमने यहाँ पे तब्दीली ला दी है, तो इसका मतलब है हम पॉलिटिक्स में रेलिवेंट हैं। और वो जो लोग टेक्निकली समझ चुका है वोटर सपोर्टर और टिकट होल्डर पीपल्स पार्टी का कि हमने पीपल्स पार्टी की अब कोई नहीं है, तो उसको हम वापस लेके आ सकते हैं। सो 2023 और लॉन्ग टर्म हम इस चीज़ को पॉजिटिवली ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी वैसे भी जब सिस्टम के अंदर रह के काम करेगी, और आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट को पीपल्स पार्टी का जो मॉडरेट फेस है वो पसंद है, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स है वो है इंगेजमेंट की पॉलिटिक्स, जो पीएमएलएन की पॉलिटिक्स है वो है कंप्लीटली डिसएंगेज हो जाना, जो कि डेफिनेटली एक मुनासिब पॉलिटिक्स नहीं है। सो पीपल्स पार्टी जो मैच्योर पॉलिटिक्स करेगी वो अपने वोटर सपोर्टर और पंजाब में रेलिवेंट रहने के लिए ये जो थ्योरी है वो पेश कर रही है, जिसको पीएमएलएन कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और पीएमएलएन को छोड़े मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब को भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि और दूसरी बात है 3 साल तो गुजर गए हैं, पीछे 2 साल रह गए हैं, तो किस चीज का 2 साल की आपने पावर लेनी है? तो 5 साल इमरान खान साहब के खाते में जाने दें और बताएं कि ये था 5 साल, ये थे वो 24-22 साल की मेहनत जिसके ऊपर काम करते, तो ये इमरान खान हमें मिला था, ये दे के गया। और जिस वक्त जो पंजाब के जितने भी टिकट होल्डर हैं, कभी उनसे मेरी बात हो तो वो कहते हैं जी हमें बताएं आगे हमें किस तरफ जाना है, जो पीटीआई के, क्योंकि गवर्नमेंट ना इन्होंने कोई फंड्स दिए हैं ना कोई डेवलपमेंट हुई है, तो मामलात बिगड़ रहे हैं। सो पीपल्स पार्टी एक रैशनल चॉइस बनती जा रही है। अगर इन हाउस चेंज आए तो 2023 में पीपल्स पार्टी का टिकट पंजाब में अहम हो जाएगा, जो वो चाहते हैं कि वो पीएमएलएन के कंधे पर रख के ये चीज अचीव कर। मुझे ये बताएं गिलानी साहब सिलेक्ट हुए किसी हद तक? जी कोई डील की जो बातें हैं? बिल्कुल जी, देखिए मैंने ये लफ्ज लिखा हुआ है कि पीपल्स पार्टी ना मॉडरेट एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल फोर्स है, मॉडरेट। उनको पता है कि कहां पे टफ होना है, कहां पे सॉफ्ट होना है। वो तो गिलगित बल्तिस्तान में भी चीजें मैनेज नवाज शरीफ साहब क्या है? नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही वो तो हॉकिश एंटी एस्टैब्लिशमेंट फोर्स है ना, जो अपने वो समझता है कि जो मेरे पास है मैं बस मुझे माना जाए, और वो समझते नहीं है कि सिस्टम की कंपल्शन होती है और सिस्टम में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी चॉइसेस होती हैं। तो मैं ये कहूं कि ये लेफ्ट की जमात पीपल्स पार्टी जो होती थी ये अब राइट पे आ गई, और राइट की जमात पीएमएलएन जो होती थी ये लेफ्ट पे चली गई, कुछ ऐसी तब्दीली? मेरा ख्याल है कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं ये, कहीं पे लेफ्ट हो जाते हैं, कहीं पे सेंटर रहते हैं, कहीं पे जो है ना वो बिल्कुल राइट हो जाते हैं। सो ये डिपेंड करते हैं कि इस वक्त सोसाइटी में या सोशल मीडिया पे या मुआशरे में एनवायरनमेंट क्या है, ये उस हिसाब से। जब कश्मीर की बात आती है, हालात बिगड़ते हैं, तो बिल्कुल राइट पे चले जाते हैं। मेरे ख्याल से बेनिफिट बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। लेट्स यूज दैट। मैं जल्द साहब अब आगे बढ़ते हुए, ये तो टल गया मामला, इस वक्त जो खतरा था पीडीएम का, लॉन्ग मार्च नहीं हुआ, इस्तीफे नहीं आए, सेनेट का इलेक्शन हो गया, सारी चीज़ें हुकूमत के लिए कह लें कि बड़ी एक खुशकिस्मती की भी बात है कि 10 जमातें मिल के भी नहीं कुछ कर पाई। इस वक्त जो मसला है वो बड़ा चैलेंज, आप यू स्टिल फाइटिंग विद कोविड, बात हुई आपसे, और इस वक्त बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। कैसे देखते हैं इस वक्त? बड़ा चैलेंज तो गवर्नमेंट के लिए पिछले साल भी यही था, 1 साल गुजर गया, नाउ वी आर इनटू द सेकंड ईयर एंड स्टिल इट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। देखिए, इसमें जो सबसे अहम चीज है वो है इज्तिमा जो हो रहे हैं, और दूसरा उसके साथ SOPs का फॉलो ना करना। अब ये लॉकडाउन बेशक आप ना लगाएं, लेकिन SOP जो है उसको इम्पोज करना, उसको इफेक्टिव बनाना, इसके लिए बेशक आप सख्ती करें, लोगों को सजाएं दें, जो भी करें। क्योंकि अगर कोई आके ये अभी पार्लियामेंट में मैं सुन रहा था, राजा परवेज अशरफ कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद के अस्पतालों में जगह नहीं रही। भाई जगह नहीं रही तो क्या करें, फिर हुकूमत सड़क पे बेड लगा दे। आप लोग अगर फॉलो नहीं कर रहे, आपके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग ये काम कर रहे हैं, राजा परवेज अशरफ की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो उसमें लॉकडाउन हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, इस वजह से कि वहां पे लोग फॉलो नहीं कर रहे। तो मतलब इन लोगों को खुद इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, और जब तक लीडर्स खुद भी इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो अवाम में फिर इम्पोज करना ये चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कारोबार को बंद न किया जाए, लेकिन इसको इम्पोज किया जाए, और ये जो नमाज जनाजा है, शादी ब्याह है, जलसे जुलूस है, इनको पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि सादगी से इधर उधर की जा सकती हैं, बजाय इसके कि बहुत बड़े इसमें मजमा इकट्ठा किया जाए। तो इस चीज ने बहुत फैला है। यहाँ तो इतना खुला काम था कि हर कोई जिसका जो जी चाह रहा था वो कर रहा था, कोई रुकावट नहीं, और फिर कोई भी ये फॉलो नहीं कर रहा था। ऐसा यानी मैंने देखा है कि अक्सर मैंने मास्क पहना हुआ तो बाकी मजमे में 100 का मजमा है तो शायद ही को उसमें पहना हुआ नजर है। तो ये बहुत ही तकलीफदेह चीज है, और नेचुरली फैल रही है, हुकूमत पे भी बड़ा बोझ आएगा, उससे ज्यादा बढ़ के आपके अपने लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सो ये SOP इन्फोर्स करना ज्यादा था।
जल साहब, आप क्या क्या समझते हैं कि अब खौफ नहीं रह गया लोगों को जिस तरह पहले था? ये वजह है कि लोग भी बिल्कुल बेफिक्र हो गए? वो ये हुआ ना कि दरमियान में एक रिलीफ मिल गया, उसकी वजह से ये लोगों ने समझा कि बस वबा टल गई है, लेकिन ऐसे है नहीं। जब तक ये मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हो जाती ये प्रॉब्लम रहेगी, और इवन वैक्सीनेशन के बाद भी, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो अगर 60% इफेक्टिव है या 65% इफेक्टिव है, तो ये किसी को क्या पता कि जो बाकी 35% या 40% लोग हैं जिनको ये इफेक्टिव नहीं रही, उसमें आप हैं या कोई और, तो वो तो बिल्कुल आपको उसके बावजूद, वैक्सीनेशन के बावजूद तमाम एहतियाती तदाबीर करनी होंगी। और वो मेरा ख्याल है कि उसमें सीरियसनेस नहीं है जो कि करने की जरूरत है। उसमें फाइन करें, लोगों को जिस तरह भी सजाएं दें, लेकिन बड़ा जरूरी है ये करना। राइटली सेड। कमर चीमा साहब, वैक्सीनेशन भी एक बड़ा चैलेंज है, वैक्सीनेशन की प्राइस एक बड़ा चैलेंज है, फिर क्या ये फ्री स्टेट अफोर्ड कर सकती है आवाम को दे? बहुत इंटरनेशनल मीडिया ने हमारे यौम पाकिस्तान के मौके पर हम देखते रहे, बहुत तनकीद करते रहे, बात करते रहे, वो किस हद तक उसमें वजन है? देखिए, वज़न तो है। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है कि हमने जो वैक्सीनेशन है उसको इंपोर्ट करना है, और वो या तो वो जो कोवैक्स के ज़रिए वैक्सीन आनी है, या तो हमारा ध्यान उस पर था, या चाइना की तरफ से जो फ्री आनी थी उस पर है। मेरा ख्याल है इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए था, क्योंकि लोगों की अपनी, बहुत सारे लोगों की, अरसलान साहब, अपनी इतनी कैपेसिटी है मिडिल क्लास, अपर क्लास की, कि वो लोगों को जो अदारे हैं, जैसे आपका अदारा है या जो बाकी बहुत अदारे हैं, वो अपने लोगों को वैक्सीन लगवा सकते हैं अगर उसकी मुनासिब कीमत हो। भारत में जो कीमतें कम हैं, पाकिस्तान में जो रशियन वैक्सीन स्पुतनिक 5 आई है उसकी कीमत ज्यादा है, तो वो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी जिसके ऊपर प्रेशर डाला है, सो अगर, और दूसरी बात यह है कि अभी सिंध जो है वो $25 पे अगर स्पुतनिक 5 मंगवाता है, मरकज $54 पे मंगाता है, जो लोकल बंदा है वो अपनी मर्जी से मंगवा रहा है, तो ये अगर गवर्नमेंट जो है वो एक रेट के ऊपर बल्क पे लोगों के लिए मंगवा ले और लोगों को दे, और प्राइवेट सेक्टर इसमें मैसिवली इन्वॉल्व हो जाए, ताकि हमारी स्कूल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, और जहां से भी, जैसे जनरल साहब बात कर रहे थे, जहां से मैस गैदरिंग होती है, तो वहां पे एटलीस्ट, जैसे दुनिया वैक्सीन पासपोर्ट की बात कर रही है, तो हम होटल्स में, सिनेमा घरों में लोगों पे पाबंदी लगा दें कि अगर आपके पास ये वैक्सीन लगी हुई है, यहां पे आके चेक कराएं और आप अंदर चले जाएं। सो मेरा ख्याल है कि ये मैसिवली इस काम को करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो तो तालीम का इस मुल्क में हो रहा है, तो लिहाजा जल्दी से जल्दी वैक्सीन मंगवाई जाए, प्राइवेट सेक्टर को मैसिवली इन्वॉल्व। मैं जरा थोड़ा सा चाहूंगा, आप क्योंकि तालीम के शोबे से वाबस्ता है, क्या चैलेंजेस फेस किए जब ये एक साल रहा? क्या वो जो एक डिस्टेंट लर्निंग का एक मामला था या ऑनलाइन का, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं या उसमें अभी बहुत मसाइल और वक्त चाहिए? देखिए, उसमें और वो कितना एफिशिएंट कितना है डिस्टेंट लर्निंग? मेरा ख्याल है कि पहले शुरू में तो मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो काफ़ी कारआमद रहा। लेकिन अभी भी जो बच्चे बलूचिस्तान में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, कश्मीर में हैं, जो अभी भी, मैं फॉर एग्जाम्पल आज भी मैंने क्लास पढ़ाई है, तो मुझे चैलेंजेस थे कि वो बच्चे मौजूद नहीं थे क्लास में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनका कितना नुकसान हो रहा है। अर्बन सेंटर्स में जो बच्चे हैं वो थोड़ा कंपैरेटिवली इंगेज होते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास पढ़ाने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चे इंगेज नहीं करते क्लास में, सवाल जवाब नहीं होते, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, इंटरनेट फिर भी कॉस्टली है पाकिस्तान में, इसको और सस्ता होना चाहिए, और इसकी जो कवरेज है। मुझे चीमा साहब ये बताएं, जो एक बच्चे ने 2 सेमेस्टर या 1 साल पढ़ा ये अभी कोविड के दिनों में, और वो ऑनलाइन पढ़ा, और एक बच्चा अगर यही क्लासरूम में पढ़ा होता, दोनों ने एक ही जितना एब्जॉर्ब किया होता, एक ही कैपेसिटी होती, या फर्क पड़ा? नहीं, बहुत फर्क पड़ा है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों ने भी ये महसूस किया कि इंतजामिया के ऊपर प्रेशर है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, फैकल्टी फिर फैकल्टी पे प्रेशर डालते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाता है क्या हो रहा है, तो वो फिर जो बच्चे हैं वो थोड़े जो है वो असर्ट करते हैं अपनी पोजीशन, और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बजाय इसके कि वो, जारी बात है, टीचर्स ने पढ़ाया तो होता है, हमने तो वीडियो लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं जो बच्चों के पास मौजूद हैं, वो कभी भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लिवरेज लेने की कोशिश करते हैं। सो अगर बच्चे थोड़ी एफर्ट करें, और बच्चों ने भी इसका नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया, फ्रैंकली स्पीकिंग एज ए फैकल्टी मैंने ये नोट किया, और क्योंकि तीसरा सेमेस्टर है मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, बच्चों ने इसका नाजायज फायदा भी उठाया। उनको पता है कि हम अगर ऑनलाइन भी छापा मार के दे देंगे तो टीचर ने क्या कर लेना है, और हमारे पास क्योंकि अगर पेपर हाथ से लिखा हुआ तो उसको चेक करने का मैकेनिज्म, उसे टर्नर में या सिमिलैरिटी इंडेक्स चेक करने का हमारे पास वो मैकेनिज्म नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि सारी पार्टियां जो है वो सिस्टम का जो है वो सही है, सो बी नॉट रेडी येट कि हम इसको ऑनलाइन पे उस तरह से एफिशिएंटली चला पाएं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कमर चीमा साहब, जनरल अमजद शुएब साहब, आप दोनों के वक्त का। इस वक्त एक इंतहाई अहम चीज़ जो है, इंतहाई अहम बात जो है वो तीसरी वेव, जो कि बहुत ख़तरनाक है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है कोविड-19, और इसका जो इस वक्त रेशो है
जो शरह है वो बहुत रिकॉर्ड हद तक ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। तो जिस तरह से चीमा साहब ने भी कहा, मेरे ख्याल से कि हम में से हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना एहतियात हम कर सकें वो करें। यकीनन स्टेट डंडा लेकर किस हद तक आपके पीछे पड़ सकती है, लेकिन इवेंचुअली आपने खुद ही एहतियात करनी है। वही एहतियात जिसका मुजाहरा पहली वेव में किया था जब कोविड आया था, उस वक्त खौफ भी था, अब शायद हम खौफज़दा नहीं रहे। तो जितनी हद तक हो सके एहतियात करें, SOPs को फॉलो करें, ताकि आप भी महफूज रहें और आपके इर्द गिर्द भी लोग महफूज रहें। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।